हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि इतना बड़ा है कि आप पूरी ज्योग्राफी एक तरफ रख दो और एक इस चैप्टर को रख दो, दोनों को एक ही जैसा मान लो कि पूरा पूरा सिलेबस एक तरफ और ये चैप्टर एक तरफ। ये इतनी बड़ी महाभारत है अपने आप में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखो, इस महाभारत को बहुत ही छोटा कर दिया मैंने, इसके भैया आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स लेकर के आ गए हूं। बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो चलो लेकर के बजरंग बली का नाम, जल्दी से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो क्लास 10th है, एक बड़ी फेमस कहावत है, आप लोगों ने तो ज़रूर से सुनी होगी, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। वो ये है कि क्लास 10th की मार्कशीट और 11वीं की मोहब्बत कहीं भी काम नहीं आती। तो यार देखो, ये तो ऐसी बात तो है नहीं। अगर आपके पास में कुछ और नहीं होता तो आप यही दिखा सकते हो कि भैया बोर्ड्स में मेरे इतने नंबर थे। लेकिन ये कहावत सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि 10वीं की मार्कशीट और 11वीं की मोहब्बत कहीं काम नहीं आती। लेकिन ये वाला चैप्टर जरूर से काम आएगा, तो इसको ध्यान से सुनो। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यार ये चैप्टर के अंदर है क्या? देखो, बेसिकली आपको मैं बताता हूं, आप किससे लिखते हो? पेन से लिखते हो। किसके ऊपर लिखते हो? पेपर के ऊपर लिखते हो। अब ये पेन और पेपर अगर आपको मैं एज इट इज दे दूं कि पेन किससे बनता है? प्लास्टिक से। आपको मैं हाथ में पकड़ा दूं कि ये ले बेटा, ये प्लास्टिक है, इससे लिख लिया। आप बोलोगे कि मैं क्या इसको सर में मारूं? अपने करूं क्या मैं इसका? मेरे को कुछ ऐसा दो जिससे मैं लिख पाऊं, मेरे को पेन दो। तो क्या है यहां पर? ये प्लास्टिक क्या हो गया? ये हो गया एक रॉ मटेरियल। और यहां पे पेन क्या हो गया? ये हो गया आपके पास में प्रोडक्ट। तो यही कन्वर्जन, रॉ मटेरियल का प्लास्टिक के अंदर कन्वर्जन जो होता है, उसी को ही कहते हैं यहां पे मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अभी जितने भी आपके आसपास में चीजें, ये सब कुछ मैन्युफैक्चर होकर के आता है। अगर आप इनका रॉ मटेरियल देखोगे तो वो अलग होगा। जैसे कि घर पे रोटी बनती है, तो अब रोटी किससे बनती है? आटे से। तो आटा हो गया उसके लिए रॉ मटेरियल, और रोटी होगी आपके पास में प्रोडक्ट। तो ठीक है, ये बेसिक बात है जो कि समझनी थी, जो कि मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि यार तुम सब लोग स्मार्ट हो यार। ठीक है, जो भी स्मार्ट लोग हैं वो यस टाइप जरूर से कर देना। एक तो तुम्हें कमेंट करते बड़ा जोर आता है, मैं हर एक के कमेंट को लाइक करता हूं। अब देखते हैं इसके ऊपर कितने कमेंट कर सकते हो। एक ही से तुम चाहे से 20-20 कमेंट कर दो, लेकिन कमेंट करो। ठीक है, मैं हर एक को लाइक करूंगा। देखो, अब मेरे को देखना है मैं कर पाता हूं या नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन समझ में आ ही गई हमें एग्जांपल से कि कन्वर्जन ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल गुड इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। भैया अब ये बता दो कि हमें ना मैन्युफैक्चरिंग करनी ही क्यों है? ये जरूरत है क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की? बिना इसके काम नहीं हो सकता क्या? तो देखो, इसके लिए बहुत ही ज्यादा होता है। एक तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से क्या होता है कि मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर हो जाता है, और उसी के साथ में रिड्यूसिंग द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए कि इंडस्ट्रीज नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो क्या होता? हम किसके ऊपर डिपेंड रहते? हम रहते खेती के ऊपर कि खेती करेंगे, खाना खाएंगे और मस्त रहेंगे। तो अब कितने सारे लोगों के, अगर हर कोई खेती करता तो उसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाती? वो डाउन हो जाती बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम लोग मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर को कर सके, जिससे कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो हमारी कम हो सके। और उसी के साथ में जब यहाँ पर ये डिपेंडेंस कम होगी, तो उसी के साथ में यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री खुलती है तो वहां पर जॉब्स मिलती है। जो आप लोगों ने सुना होगा कि 4 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज, ये सब कुछ जो पैकेज वैकेज की बात है, जॉब वॉब की बात है, वो सब कुछ इसी में ही आती है, जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर जॉब्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में बी पॉइंट है, जो कि हमें बताता है कि एक्सपोर्ट। अब देखिए, एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं बहुत ही एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, इससे समझना, आपको समझ में आएगा कि एक्सपोर्ट होता क्या है, ये शब्द का मतलब क्या होता है। एग्जांपल के तौर पर इंडिया के अंदर आप लोग एक ना कुछ भी बनाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप एक फोन बनाते हो। ठीक है, फोन बनाते हो, जो कि अभी इसका बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे। फोन आप बनाते हो 10,000 का। ठीक है, आप बनाते हो फोन कितने का? 10,000 का आपने फोन बनाया इंडिया के अंदर, बहुत ही शानदार सा लग्जरी फोन है। फिर आपने क्या करा? इसको बोला कि यार इंडिया में तो बेचूंगा नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर है ना आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप इसको 20 का कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपने क्या बोला? जो जिसके पास में ज़्यादा पैसे होते हैं ना, उनको बेचता हूँ। तो आप गए, आपने देखा कि किसके पास में सबसे ज़्यादा पैसे, तो आपको पता लगा कि यार जो अमेरिका वाले लोग हैं ना, इनके पास में मोटा पैसा होता है। तो आपने बोला कि मैं अमेरिका फ़ोन बेचूंगा, और आपने क्या बोला कि ये जो 10,000 रुपये है ना, मैं इनको 1,000 डॉलर का ही बेच देता हूँ। चलो, 1,000 डॉलर के अंदर आप इनको सेल करने के लिए चले गए। तो इससे क्या हुआ कि आपने लगाए 10,000 रुपये, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके
पास में मतलब कि $120 या $130 के आसपास होगा, और आपने उससे कमाया $1000, तो यही जो आपने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करके दूसरे देश को दिया उसी को ही कहा जाता है एक्सपोर्ट। तो यहीं पर ही क्या होता है कि जब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उससे एक्सपोर्ट होता है, जिससे कि कंट्री की ग्रोथ होती है। तो ये बात समझ रहे हो, यही हमारे साथ में अमेरिका करता है। अमेरिका का जो आईफोन है, आप लोग आईफोन से बड़ा ही रिलेट कर पाते हो। आप लोगों को आईफोन चाहिए, बस एक बार भैया मम्मी पापा ये बोल दें कि 90% लिया तेरे को आईफोन दिला देंगे, ये दिला देंगे, तो उसके लिए जी जान लगा दोगे। तो देखो आईफोन भी यही होता है। आईफोन की एक्चुअल प्राइस जो है वो होती है 25,000, ओनली 25,000 के अंदर होता है। फिर उसके बाद में आप अगर यूएसए वगैरह से, अमेरिका से मंगाते हो तो आपको 70,000 का पड़ता है, लेकिन इंडिया के अंदर वो आते आते 1 लाख के ऊपर चला जाता है। तो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब हमें बात करनी है एक्सपोर्ट के ऊपर, हम लोगों ने बात कर ली थी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारे पास में आता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज एक्राडेशन। देखो एक्राडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे लोगों को जॉब नहीं मिलती, तो इससे क्या होता है कि ये जॉब्स क्रिएट कर रही है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि इससे जॉब क्रिएट होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो एक ही पॉइंट, ये फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर लिख करके हम इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते थे, लेकिन हम लोग क्या है, स्मार्ट लोग हैं। तो स्मार्ट लोग हमेशा ऐसा कर देते हैं कि थोड़ा लिख करके उसको ज्यादा दिखा देते हैं, जिससे कि लोग को लगे कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदा है। वो कुछ अलग नहीं करते, वो बस थोड़ी सी एक ही चीज होती है उसको 2 तरीके से रिपीट करके लिख देता है। ठीक है, यही होता है इसके अंदर स्कोर करने का तरीका। और फिर इसके साथ में क्या होता है कि इसके अंदर पॉवर्टी फ्रॉम कंट्री भी खत्म होती है, गरीबी भी खत्म होती है, क्योंकि पैसा बाहर से आएगा तो आपके पास में पैसा होगा तो गरीबी तो रहेगी ही नहीं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, डी पॉइंट आता है जो हमारे पास में रहेगा कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म दियर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ अ हायर वैल्यू आर द प्रॉस्परस। जैसे कि जो भी कंट्रीज होती है जिनके पास में रॉ मटेरियल होता है और उनको एक हाईली फिनिश्ड गुड्स के अंदर वो कन्वर्ट कर देती है। गुड्स का मतलब भी वही होता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती है। ये इस गुड के नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी एक तरीके का प्रोडक्ट ही होता है। जैसे कि अभी अभी हमने रॉ मटेरियल्स एग्जांपल समझा था ना, तो वही यहां पर कि फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर जितना ज्यादा करती है तो उनके पास में उतनी ही ज्यादा प्रॉस्पेरस होता है। प्रॉस्पेरस का मतलब आप ये समझ सकते हो कि उनके पास में पैसे से रिलेटेड ही बातें हो रही हैं। एंड फिर इसके बाद में यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया की जो अमीरी है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंडिया जिस तरीके से रिच हो गया, वो डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बातें हमें इंपॉर्टेंस के अंदर याद रखनी। 4 पॉइंट याद रखो, आप इसको 6 पॉइंट भी बना सकते हो, अलग अलग तोड़ करके लिख सकते हो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, तो क्या इनसे नेशनल इकोनॉमी इफेक्ट होती है? अभी अभी तो हम पढ़ के आए थे कि यार इनसे जॉब मिलेगी। अब जब जॉब मिलेगी तो क्या होगा, नेशनल इकोनॉमी तो इफेक्ट होगी, लोगों को पैसा मिलेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी यही यहां पर दिया हुआ है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये क्या करती है, 17% ऑफ जीडीपी को ये एक तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, एक तरीके से उसको बढ़ाती है। तो आप अगर ये 17% लिखो तो इसको है ना ऐसे अलग कलर से अंडरलाइन जरूर से कर देना। अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से कर देना, जिससे कि टीचर का ध्यान सीधा जाएगा और टीचर बोलेगा ये 1 नंबर बच्चा है, 1 नंबर जगह से बढ़ गया तो इसको 1 नंबर पूरा मिलना चाहिए 1 में से। ठीक है, ये नहीं बोल रहा मैं 3 में से 1 मिलेगा। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, द contribution of industry in GDP is a very low in India as compared to the East Asian countries। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा ही कम है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है चाइना का। चाइनीज लोग जो होते हैं यार वो पता नहीं कैसे होते हैं, बड़े ही अजीब से होते हैं, लेकिन उनका यार कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो लेकिन है ना हम उनको कंपटीशन देने वाले हैं, उनको है ना छोड़ने नहीं वाले। इंडिया ही नंबर 1 बनने वाला है। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव, देखो अब ये काउंसिल का नाम जरूर से याद रखना, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं कि द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल NMCC हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू टेक द एप्रोप्रिएट पॉलिसीज मेजर्स टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो भैया ये भी एक तरीके की काउंसिल है। तो यहां पर ये MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि जो कौन सी काउंसिल है जो कि मैनेज करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो आपको याद
रखना है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल NMCC पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह क्या होंगे उन सभी का रेगुलेशन करती है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको ये गलत नहीं करना। अब इसके बाद में आता है फैक्टर विच इफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब देखो ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है समझने को, आप बस इसको समझो, आप फिर अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हो। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक हम बोल देते हैं किसी को भी चिंटू बोल देते हैं। यार मेरे को है ना चिंटू नाम पता नहीं हाथों हाथ याद आ जाता है, और चिंटू है, ठीक है, एक है चिंटू और एक है बोल देते हैं हम लोग पिंटू, ठीक है। अब ये चिंटू और पिंटू बोलते हैं कि यार हम लोग है ना हमारी इंडस्ट्री खोलेंगे, हम बड़े आदमी बनेंगे, बड़ा पैसा छापेंगे, मोटा पैसा छापेंगे। तो पिंटू क्या बोलता है कि यार मेरे को ना दूर जाने में जोर आता है, तो मेरी है ना गली के बाहर ही लगा दो, मेरी गली के बाहर ही मेरी इंडस्ट्री लगा दो, मैं उसमें ही खुश हूँ। और चिंटू बोलता है कि यार इतना भी क्यों करना, मेरे घर पे लगा दो ना इंडस्ट्री, बाहर मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को तो यहीं पर ही चाहिए। तो अब ये दोनों के दोनों हो गए बेवकूफ़, ये बैठ करके बात कर रहे हैं। लेकिन देखो मैं इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए होता है, इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए होता है आपको पैसा चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिससे कि आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि आपके पास में सामान भी तो चाहिए जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर होती है। तो सबसे पहला आता है कि रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का क्या मतलब है कि पिंटू मान लो कि कैसी पतली सी गली के अंदर रहते, इतनी पतली गली के अंदर जिसके अंदर की मक्खी भी नहीं जा सकते, और अपनी इंडस्ट्री के लिए सामान कैसे लाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि चीप होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप बोल दिया करो चीप, ठीक है, चीप होना चाहिए। और एबंडेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज है कल खत्म हो गया फिर परसों हमें दूसरी जगह से मंगवाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और फिर जो थर्ड आता है कि लेबर। अब लेबर का क्या होता है, लेबर बहुत ही ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर 100 रुपये का बना रहे हो कुछ भी जिसमें से आपको 90 रुपये की लेबर लग जा रही है, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगा, इसका आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो ये इसमें कोई सेंस नहीं है। तो आपको क्या मिलना चाहिए, फिर से यहाँ पे आपको लिख देना है चीप लेबर आपको होनी चाहिए, आर द नेसेसरी फॉर द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें प्रोडक्शन की वैल्यू को मतलब कॉस्ट को लो रखना है जिससे कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो, तो उसके लिए हमें लेबर को स्लो मतलब कि चीप चाहिए। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पावर। अब जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर तो किसकी जरूरत होती है, पावर की। अब ये चिंटू और पिंटू तो है, इन्होंने लगा लिया अपने घर पर, लेकिन इनके घर पर बार बार लाइट जाती है तो बार बार मशीन बंद होती है चालू होती है, तो इनको तो कोई सेंस ही नहीं है बिजनेस का। तो ये इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आती है पावर। तो पावर की क्या होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए। देखो हर एक जगह पर क्या लगा रखा है, चीप 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 चीप। तो हर एक जगह पे चीप 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 लगा देना। और उसी के साथ में चीप एंड द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ अ पावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट भी हो सकती है या फिर वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो, कोई भी चीज लिखो आपको नंबर तो मिलेंगे। और फिर इसके बाद में लास्ट के अंदर आता है कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब ये होता है कि कितना पैसा लगेगा उसके स्टार्टिंग के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि कैपिटल में आप लोगों को एक अभी आप लोग तो शायद शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे, तो शार्क टैंक में एक बड़ा सा वो फेमस सा है जिसके अंदर के बच्चे बोलते हैं, मैंने तो यार रील्स वगैरह खूब देखी है, उसके ऊपर बोलते हैं कि ये इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो जिस वजह से क्या है कि मैं आउट, तो आई हैव नो एक्सपर्टीज इन टीचिंग यू सो दैट आई एम आउट। लेकिन मेरी इसमें ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज है, मैंने आपके जो सीनियर्स थे उन सभी को यार बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर दिलाए थे। तो इस बार मेरा टारगेट है कि मैं आप सभी को एक नंबर अच्छे अच्छे नंबर दिला दूँ, 98%, 99%, इससे कम कोई स्कोर ही ना करे। तो यहाँ पर ये कैपिटल आते हैं, देखो कैपिटल वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, मैं बात बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। जैसे कि कैपिटल का मतलब होता है नेसेसरी फॉर द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। है कैपिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके पास में कैपिटल नहीं है तो आप कुछ भी मत करो, घर पे आराम से चने खाओ और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद में आप जो नेक्स्ट आता है और फिर जो लास्ट है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं करी तो इंडस्ट्री लगाओगे कहाँ से, आए दिन आपके पास में कभी आपकी बिल्डिंग तोड़ देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको है ना गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो आता है एल्गोमरेशन इकोनॉमिक्स। अब देखो यार इसका जो नाम है ना वही बड़ा अटपटा है, लेकिन ये समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इट इज़ बेसिकली द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ वेरियस इंडस्ट्रीज इन अ सिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बेसिकली यहाँ पर एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स ये होता है कि आपके शहर के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री, फिर वो चाहे से कोई भी कुछ भी बनाता हो, कोई पेन बनाता है, कोई कंघी बनाता है, कोई कॉपी बनाता है, कोई बुक बनाता है, ये सभी आपस में मिल करके एक सिटी का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि आपकी सिटी का नाम क्या है, चलो कमेंट में बताओ यार, कमेंट के अंदर आप लोग करो, कमेंट करो जल्दी, ज़्यादा कमेंट करो। तो कमेंट करके बताओ कि आपकी सिटी का नाम क्या है। तो मेरी सिटी का नाम तो कोटा है। अब कोटा के अंदर जितने भी हैं, फिर वो चाहे से कोई पानी की बोतल बनाता हो, फिर वो चाहे से कोई कॉपी बनाता हो, तो सभी एक साथ मिल करके अगर हमारे कोटा को आगे बढ़ाते हैं
तो वही यहाँ पर होता है एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, जिससे कि हमारी पूरी सिटी एक साथ आगे बढ़ेगी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री होती कितने तरीके की, अब ये अलग अलग होता है। तो देखो मेनली आपके पास में 3 आएंगी, लेकिन ये होती है पूरी पूरी 5 तरीके की। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है रॉ मटेरियल, कि आपको कहाँ से मिलेगा रॉ मटेरियल, कि मतलब जिससे आप स्टार्ट करोगे बनाना वो कहाँ से मिलेगा। तो 2 तरीके होते हैं। एक तो इसके अंदर आपके पास में रहेगा एग्रो बेस्ड, जो कि बेसिकली रहेगा एग्रीकल्चर से आपको खेती से मिलेगा। तो वो होता है जो कि आपके पास में रहने वाली है कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, जिसमें से 2 इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कॉटन वाली और जूट वाली, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद में जो इसका दूसरा टाइप है रॉ मटेरियल में, वो है आपके पास में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अगर ये क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो ऐसा डायग्राम बना करके आ जाना, टीचर तो वैसे ही आपको नंबर दे देगा, अरे वाह क्या लिखा है बच्चे ने, नंबर दे दो इसे पूरे के पूरे। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है देखो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब देखो मिनरल के ऊपर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है वो होती है 3 तरीके की। सबसे पहली होती है आयरन, फिर होती है हमारे पास में स्टील, फिर होती है सीमेंट। 3 तरीके की इंडस्ट्री होती है। इनके ऊपर बेस्ड आपके पास में आने वाला है मैप वर्क। याद रखो कि क्या आएगा, वो आएगा मैप वर्क आने वाला है। तो याद रखना भैया यहां से मैप वर्क आएगा। और फिर उसके बाद में कि मेन रोल किसका रहेगा, तो उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास में 2 इंडस्ट्री रहती है। सबसे पहला तो है कि बेसिक या फिर की रोल रहेगा, जो कि कॉपर स्मेल्टिंग वगैरह होता है। और इसके बाद में होता है कंज्यूमर बेस्ड, जो कि शुगर हो गया, पेपर हो गया, ये कंज्यूमर्स के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये अब बात आप लोग समझिए। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप आप लोग तो सभी लोग जानते हो कि कुछ होती है पब्लिक, कुछ होती है प्राइवेट। फिर उसके बाद में होता है जॉइंट सेक्टर, फिर होता है कॉर्पोरेटिव सेक्टर। तो जो पब्लिक होता है, जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, वो होती है जैसे कि भेल हो गया, सेल हो गया, ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं ये सब पब्लिक है, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी गई है। और वहीं पर ही होती है प्राइवेट इंडस्ट्री, जैसे कि टाटा हो गया, उसी के साथ में रिलायंस हो गया, जिनको कि एक इंडिविजुअल कोई एक आदमी कर रहे हैं, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है जॉइंट सेक्टर। अब जॉइंट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जहां पर कि प्राइवेट कंपनीज भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है। अब ऑयल जो है, ऑयल के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हैं और उसी के साथ में गवर्नमेंट भी है। तो दोनों मिलकर के अगर कोई काम करते हैं तो उसको जॉइंट सेक्टर कहते हैं। और फिर लास्ट के अंदर आता है कॉर्पोरेटिव सेक्टर। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपके पास में कितना पैसा आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से आपके पास में 2 इंडस्ट्री रहती हैं। एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, की आपके पास में ज्यादा पैसा नहीं है, आपके पास में 5 से 10 करोड़ का पैसा है, तो आप उसके अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्री करते हो तो वो आते हैं स्मॉल स्केल में। लेकिन वहीं पर ही दूसरी आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो कि आपके पास में रहती है बहुत ही मोटे पैसे के बाद में 100 करोड़ से स्टार्ट होती है, करीब करीब 1000, 2000, 5000 करोड़ तक, जितना भी आप सोच सको उतना ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट, कितनी मतलब कितना ज़्यादा है और कितना उसका वेट है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, जैसे कि आयरन है, वो हैवी होता है तो वो आ जाएगा हैवी कैटेगरी के अंदर। और दूसरा होता है लाइट इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगे हमारे पेन पेंसिल, जो कि जिनका वेट ज़्यादा हैवी नहीं होता। अब इसके बाद में चलते चलते हम ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है ना वो खेतों में उगाया जाता है। जैसे कि वो क्या हो सकता है भैया, वो हो सकता है आपके पास में कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये सब जो है ये सब मिलते हैं हमें खेतों से। इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आती हैं, आते हैं एग्रो बेस्ड कैटेगरी के अंदर। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो इंडस्ट्री आती है वो आती है हमारे पास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, तो ध्यान से देखना। वो ये है कि डिजाइन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्लोथ एंड क्लोथिंग। तो मतलब यहाँ पर जो पूरा हमारे कपड़े का मार्केट है कि उसको बनाना, उसको डिजाइन करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब जो आता है वो आता है भैया इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब सबसे फर्स्ट जो आती है वो आती है हमारे पास में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ बातें याद रखनी है। अब जैसे कि मैं ये पॉइंट बता रहा हूं ना, ऐसे याद रखोगे ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है यहां पर कि फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1854
1854 में मुंबई में। याद रखना कि 1854 में सबसे पहले हुई थी, वो हुई थी मुंबई में। फिर इसके बाद में कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय द 3 मेथड्स इन इंडिया। भैया 3 तरीके से कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। सबसे पहला आता है हैंडलूम, जिसके अंदर की हाथों से किया जाता है, इसके नाम से क्लियर है। सेकंड आता है पावरलूम, इसके अंदर की मशीन्स आ गई हैं। फिर लास्ट आता है वो आता है मिल्स। इन सब से क्या करते हैं हम, इन सभी मेथड से कॉटन को बनाते हैं इंडिया में। और फिर इसके बाद में इसका फायदा क्या है भैया, इट जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट फॉर द फार्मर एंड कॉटन बॉल प्लकर्स। मतलब कि जो कॉटन के आपने देखा होगा, कॉटन का जो पेड़ होता है, मैं बनाता हूं, देखना अभी मेरी पेंटिंग देखना कितनी जबरदस्त होगी। बताना और कमेंट्स में कि भैया आपकी पेंटिंग बड़ी जबरदस्त लगी। ऐसे ये पेड़ होती है, ये हो गई इसकी रूट, ये इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से कॉटन की बॉल्स होती है। ये क्या होती है, होती है बॉल्स। जैसे कि जो गांव से होगा, जिसने देखा होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा। तो बताओ मेरी ड्राइंग कैसी लगी, 1 नंबर है ना डायग्राम मेरा, है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि इसकी हेल्प से फार्मर्स जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जो कॉटन बॉल पल्कर्स होते हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि वर्कर एम्प्लॉयड इन स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग एंड पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सेविंग। तो भैया यहाँ पर बहुत सारे जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जैसे कि जो स्निपिंग करने वाले हो गए, वीविंग करने वाले हो गए, डाई करने वाले हो गए, डिजाइन करने वाले हो गए, पैकेजिंग करने वाले हो गए, टेलर हो गए, जो इनको स्विंग करते हैं वो हो गए। तो मतलब बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से वर्कर हैं जिनको कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है इससे। एंड वी आर हैविंग द लार्ज शेयर, इसका जो शेयर है वो काफी ज्यादा 1/4 है इन द वर्ल्ड ट्रेड कॉटन यार्न। और भैया ये जो है मतलब 1/4 रहता है इंडिया का इसके अंदर जो कॉटन है उसमें। हाँ, अब इसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक आती है स्पिनिंग की। अब देखो स्पिनिंग जो है वो मेनली होती कहां पर है, ये कंसंट्रेटेड रहती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मेनली इन्हीं 3 स्टेट में होती है। और जो वीविंग होती है वो कि मतलब हैंडलूम प्लस पावरलूम के अंदर दोनों जगह पे ये हो सकती है। और जो इंडिया है, इंडिया के लिए क्या करती है, इंपोर्ट करती है फिर एक्सपोर्ट करती है। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, हमारे इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करती है यार्न को जापान को। एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कॉटन गुड्स, जो कि जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, अफ्रीका, इन सभी को यहां पर भी करती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमारे पास में ये आते हैं कि भैया इसके ड्रॉबैक क्या है। एक तो आपको इसके फीचर्स याद रख लेना, जो कि अभी हमने पॉइंट याद रखे हैं वो, और एक इसके ड्रॉबैक याद रख लेना, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तो यहां पर ये है कि लो आउटपुट ऑफ लेबर। जैसे कि इसके अंदर अगर लेबर आप लोग 100 लोगों को लगाओगे तो उनका आउटपुट उतना नहीं आ पाता जितना कि अदर इंडस्ट्रीज में आता है। फिर सेकंड यहां पर आता है कि मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, और जो मशीन्स हैं वो काफी ज्यादा पुरानी। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप एक बार विजिट करना इन कॉटन मिल्स को, या फिर यूट्यूब पे देखना इसके बाद में वीडियो, जिसके अंदर एक आपको पता लगेगा कि इनकी जो मशीन्स है वो करीब करीब ना आज से बहुत पुरानी है, 50 से 60 साल पुरानी है। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो है, तो वहां पर अपग्रेडेशन की जरूरत है। फिर यहां पर आता है कि पावर सप्लाई इज एंड दी इरेटिक, मतलब कि कोई भी रेगुलर नहीं रहती यहां पे। फिर इसके बाद में स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। भैया जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है वो इनका कट्टर दुश्मन है कॉटन का। आपने देखा होगा कि सिंथेटिक के जो कपड़े होते हैं वो लोग ज्यादा पहनते हैं कॉटन के कंपैरिजन में, क्योंकि वो खराब कम होते हैं, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो वहां पर काफी ज्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है। इसके बाद में आता है हमारे पास में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो देखो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है वो ये है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट। मतलब कि जो बेसिक जूट है जिससे कि मतलब खेती वगैरह से आता है, वो उसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। एंड फिर इसी के साथ में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है भैया जूट का, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया की बात करी जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें फर्स्ट जूट मिल कहां पर सेटअप हुई थी, वो हुई थी कलकत्ता में, जो कि है रिशारा में 1859 में। याद रखना कि रिशारा के अंदर 1859 में फर्स्ट जूट मिल स्टैब्लिश हुई थी। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, और जितनी भी जूट मिल्स हैं वो बेसिकली लोकेटेड होती हैं वेस्ट बंगाल में, ऑन द बैंक्स ऑफ अ हुगली रिवर। हुगली रिवर के ऊपर होती हैं, इसलिए होती हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द मोस्ट ऑफ द मिल्स ऑफ अ जूट आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, जो कि मतलब आपको बताना होगा इसके पीछे का। सबसे पहला रीजन
रीजन तो यहाँ पर ये है कि वहां पर चीप लेबर अवेलेबल है। फिर सेकंड यहाँ पर है कि नियर बाय अर्बन सेंटर है, जो कि आप बोल सकते हो कोलकाता हो गया, यूपी हो गया, दो स्टेट है, उसके साथ में बाउंड्री शेयर होती है, तो वो बहुत ही अच्छा उनके लिए ट्रेड का ऑप्शन बन जाता है। दैट प्रोवाइड्स द बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी एंड पोर्ट फैसिलिटी, जो कि कोलकाता से उसको मिलती है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज दैट मेक द ट्रांसपोर्ट इजी एंड चीप। जिससे कि क्या होता है कि जो आप बोल सकते हो कि एक रेलवे का अगर होता है नेटवर्क, तो उससे क्या होगा कि आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको राजस्थान है, राजस्थान से अगर आपको यूपी कोई भी सामान भेजना है तो सबसे चीप क्या हो सकता है, ये तो है नहीं कि आप अपनी खुद की पर्सनल कार करके वो सामान लेकर के जाओगे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो आप क्या करोगे कि भैया आप रेलवे अगर ऐसा हो तो उससे आप भेज सकते हो, और उसी के साथ में आप बोल सकते हो कि भैया अगर आप प्रोवाइड करवा सकते हो हमें रोडवेज के थ्रू, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, वहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन अगर मिल जाएगा तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसीलिए यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया है। फिर इसके बाद में इसमें भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, हर एक चीज़ के लिए कोई अगर काम आप कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे जो चैलेंज आता है इसके अंदर वो ये आता है कि स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स, और ये जो जूट के सब्स्टिट्यूट है भैया सिंथेटिक, सबसे ज्यादा इनका सरदर्द है वो है भैया सिंथेटिक फाइबर। और जो सिंथेटिक आप लोग बोल सकते हैं, सिंथेटिक बेसिकली होता क्या है कि मैन मेड होता है, मतलब कि जैसे कि अगर बात करूं मैं कॉटन की, तो कॉटन के अंदर क्या होता है कि वो कॉटन की बॉल्स को पहले उगाना पड़ता है, फिर उसके बाद में होता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसको उगाना नहीं पड़ता, उसको किसी एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसको कि उगाने की जरूरत नहीं, और वो उससे चीप मिलता है। इसीलिए यहाँ पर कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टिफ कंपटीशन हो जाता है कि यार थोड़ी प्राइस कम रखनी है। देन फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन हो गया ब्राजील में और इजिप्ट के अंदर, ये इंटरनेशनल कंपटीशन में आ जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में शुगर इंडस्ट्री। तो अब देखो शुगर इंडस्ट्री अगर एक सबसे स्पेशल बात बताऊं वो ये है कि ये है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। और अगर बात करें इसके रॉ मटेरियल की, तो भैया इसका रॉ मटेरियल जो है वो होता है यहाँ पर बल्कि एंड इन हैवलेज। मतलब हैवलेज का मतलब ये होता है कि आप अगर उसको स्टोर करते हो, इट्स सुरकोज कंटेंट रिड्यूसेस, मतलब कि जैसे कि आपने देखा हो कि गन्ना जो होता है जिससे कि चीनी बनती है, अगर आप उसको थोड़े लंबे समय के लिए स्टोर रखोगे तो उससे क्या होगा कि उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने से क्या होगा कि चीनी जो है उतनी मीठी नहीं रह पाएगी, तो जिस वजह से घाटा इनको ये होता है कि जिससे क्या ना, मतलब ये हैवी क्वांटिटी में स्टोर नहीं कर पाते। देन फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन इसकी यहाँ पर रहती है 60% ऑफ जो शुगर मिल्स हैं आर इन बिहार एंड यूपी। यूपी और बिहार के अंदर शुगर इंडस्ट्री ज़्यादातर मिलती हैं। आपको देखोगे कि जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी वो फेमस वेब सीरीज, उसमें तो कालीन का था, लेकिन इसमें जो 60% ऑफ मिल्स है इंडिया की वो इन्हीं दो स्टेटों में सिचुएटेड होती हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो शुगर मिल्स हैं वो शिफ्टेड टू साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली महाराष्ट्र, बिकॉज अब ध्यान से बात सुनना कि ये पहले यहाँ पर थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, साउथ के पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो हाइयर सुक्रोज कंटेंट, मतलब थोड़ी ज्यादा मीठी चीनी उनको मिलेगी। फिर सेकंड यहाँ पर आता है कि कॉर्पोरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट। और बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें कॉर्पोरेटिव सेक्टर की, तो वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है इन स्टेट्स के अंदर। जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के अंदर अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास में थोड़ी ज्यादा वेराइटी ऑफ पीपल्स रहेंगे, तो आप वहां पर अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, अच्छे से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि कूलर क्लाइमेट दैट इंश्योर द लॉन्गर क्रशिंग सेशन। और यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा गन्ना है उसके पास में थोड़ा एक लंबा समय रहता है कि आप उसको आसानी से क्रश कर सकते हो, जो कि यहाँ पर जैसे कि बिहार और यूपी में वो नहीं है पॉसिबल। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर इसके चैलेंजेस क्या आते हैं भैया, सबसे पहला तो चैलेंज यही आता है सीजनल। अब आपको पता है कि जो गन्ना होता है वो हर एक सीजन में नहीं उगता, तो बेसिकली सबसे पहला रीजन तो यहाँ पर ये है कि ये है सीजनल। फिर सेकंड चैलेंज यहाँ पर आए कि मैक्सिमाइजेस द यूज ऑफ ए बायोफ्यूल। और यहाँ पर इससे क्या होता है कि बायोफ्यूल का जो यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड्स ऑफ इन द प्रोडक्शन, मतलब कि आप बोल सकते हो कि यार पुराना तरीका अभी भी काम में लिया जाता है कि पहले गन्ने का जूस निकालो, फिर उसके
उसके बाद में उसको हीट करो, फिर उसके बाद में उसमें से इंप्योरिटी को निकालो, और फिर लास्ट के अंदर पता है आप लोगों को क्या होता है, जो आप शुगर ले रहे हो वो व्हाइट नहीं होती, वो एक्चुअली में अगर आप रियल शुगर देखोगे तो वो होती है ब्राउन कलर की। क्या होती है? ये होती है ब्राउन कलर की, जिसके अंदर की क्या करा जाता है, केमिकल डाला जाता है, जिससे कि ये अपना कलर छोड़ देती है, और लास्ट के अंदर आप लोगों के पास में बचती है मात्र एक व्हाइट शुगर जो कि प्योरली केमिकल बेस्ड होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिले। भैया आपको पता है कि अब गन्ने हैं, गन्ने को हो सकता है कि कोई भी झाम वगैरह लग जाए, कुछ भी हो करके ट्रांसपोर्ट डिले हो सकता है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो अब देखो बेसिकली ये क्या है, ये है एक हैवी इंडस्ट्री। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि आयरन का आप गेट देखोगे तो वो हल्का नहीं होता, वो करीब करीब 100 kg का होता है। तो भैया ये हल्की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, इसीलिए क्या होती है, ये होती है एक हैवी इंडस्ट्री। दिस इज बिकॉज द फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्कि इनिशियली एंड हैवीली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और इनकी जो बेसिकली इनकी प्राइस इसलिए होती है क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं होता। अब इसके अंदर अगर बात करें आयरन ओर की, कुकिंग कोल की और लाइमस्टोन की, इनका जो रेशियो रहता है वो रहता है भैया 4:2:1। मतलब ये कि अगर आपके पास में आयरन अगर है 4% तो आपके पास में यहां पर कोल लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए 2%, और उसी के साथ में आपको लाइमस्टोन लगाना पड़ेगा उसमें 1%। ये इस तरीके से इसमें वेरी करता है। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहां पर मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। याद रखना, छोटा नागपुर, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें इसके साथ में क्या क्या मिलता है, ऐसा क्यों है वहां पर सिचुएटेड, सबसे पहला रीजन तो ये है चीप लेबर। अगर आपसे कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि ये वाला प्लांट वहीं पर ही क्यों सिचुएटेड है, तो आपको सबसे पहला तो रीजन देना है कि भैया वहां पर चीप लेबर है, इसलिए वो वहां पर गए। फिर सेकंड है यहाँ पर वो ये है कि लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, वहां पर जो आयरन ओर की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम पड़ती है। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि हाई ग्रेड उसको रॉ मटेरियल मिलता है, मतलब एक तरीके से जो ग्रेड है उसकी वहां पर जो मिलता है और कंपैरिजन में वहां पर वो काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। उसके बाद में जो अगली इंडस्ट्री आती है वो आती है भैया एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अब देखो एल्यूमिनियम से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी सी बात बताता हूं कि आज से करीब करीब 70 से 80 साल पहले की, जब तक एल्यूमिनियम को डिस्कवर नहीं करा गया था, हुआ क्या था कि जब एल्यूमिनियम को निकाला गया था खोद करके, ये मिट्टी में मिलते हैं, जितने भी ओर्स वगैरह होते हैं, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मिट्टी से निकाले जाते हैं। वो उतने प्योर नहीं होते लेकिन ये मिट्टी से निकलते। तो एल्यूमिनियम को जब मिट्टी से निकाला गया तो लोगों को लगा कि यार ये सिल्वर कलर का होता है, तो लोगों को लगा कि ये चांदी निकल रही है घर से, और मतलब उस टाइम पर ये बहुत ही कम निकलता था, लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। तो हुआ क्या कि लोगों ने सोचा कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल है, तो लोगों ने इसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि इसकी जो प्राइस थी ना वो बहुत ही ज्यादा हो गई, इसके अप्रोक्सीमेटली गोल्ड से भी ज्यादा इसकी प्राइस हो गई थी, इतनी ज्यादा हाइप बन गई थी। लेकिन फिर लोगों को पता लगा कि ये तो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है अर्थ के ऊपर, तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो गई। जिन्होंने स्टोर करा था उनको इससे काफी ज्यादा लॉस हुआ। हमें इस स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, हमें बात है इसमें कि क्या रोल है। तो भैया सबसे पहले अगर बात करें तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर आता है एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देख रहे होंगे कि हर एक चीज एल्यूमिनियम की आती है। फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि इसके यूजेस क्या है, यूटेंसिल्स में काम में लिया जाता है, वायर्स में काम में लिया जाता है, एयरक्राफ्ट वगैरह में इसको काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है वो कम होता है आयरन के कंपैरिजन में। फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, इसमें कोरोजन आसानी से नहीं लगता। फिर इसके बाद में गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, आसानी से हीट को कंडक्ट कर देता है, इसीलिए इसको बर्तनों में भी काम में लिया जाता है। फिर इसके बाद में आप पर स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीजेस व्हेन इट मिक्स विद द अदर मेटल, और जब कभी भी किसी और मेटल के साथ में इसको मिक्स करते हैं तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस वहां से इंक्रीज होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो गेन हुई थी एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ए स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड। तो भैया ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि ये जो भी स्टील हो गया, कॉपर हो गया, इन सभी को हटा करके एल्यूमिनियम आ गई, ये इनका सब्स्टिट्यूट बना। फिर इसके बाद में इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी इंडस्ट्रीज कहाँ पर सेटअप है, तो भैया वहां पर होती है इसकी लोकेशन जहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई मस्ट बी रेगुलर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। फिर सेकंड यहां पर आता है कि रॉ मटेरियल एक्सेस एट इन द लो कॉस्ट, और इसके लिए रॉ मटेरियल जो है ना वो सस्ता चाहिए। हर एक इंडस्ट्री को, हर एक इंडस्ट्री की लोकेशन को एक तो चीप लेबर चाहिए और एक उनको सस्ता वहां पर रॉ मटेरियल चाहिए। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट है इसका रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इन ए
वेरी बल्की एंड डार्क रेडिश कलर रॉक। भैया ये जो बॉक्साइट है ये इसका ओर होता है, ये इसका रॉ मटेरियल होता है जिससे कि एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। बॉक्साइट होता है इसका रॉ मटेरियल, फिर इसको मैन्युफैक्चर करके एल्यूमिनियम में बनाया जाता है। इसका जो कलर होता है वो होता है डार्क रेडिश कलर का होता है, ये कलर्ड रॉक होती है, ये एक तरीके से पत्थर होता है। फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम के अंदर स्मेल्टिंग प्लांट्स आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल एंड तमिलनाडु। जो इसके स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं वो है यहाँ पर बेसिकली उड़ीसा के अंदर है, वेस्ट बंगाल में है, केरल में है, तमिलनाडु में। अब इसके बाद में अगली जो इंडस्ट्री आती है वो आती है हमारे पास में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब देखो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या होता है कि इसके अंदर होता है प्रोडक्शन ऑफ एंड नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स, एमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ये सब यहाँ पर प्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि खाद वगैरह बनने की जो इंडस्ट्री है वो होती है। और इसके बाद में आती है सीमेंट इंडस्ट्री। इनके बारे में आपको ज्यादा याद नहीं रखना, इसमें बस ये याद रखना है फर्टिलाइजर के अंदर की क्या क्या होता है, बेसिक बेसिक बातें याद रखनी और ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में आती है हमारे पास में सीमेंट इंडस्ट्री। अब देखो सीमेंट जो इंडस्ट्री है इसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। अब इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, वो होता है एक तरीके से बल्की होता है, हैवी होता है, तो इसीलिए हैवी इंडस्ट्री के अंदर आ गया। और इसका रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम, जिप्सम हो गया, ये सब होते हैं इसके रॉ मटेरियल जिससे कि सीमेंट को मैन्युफैक्चर कराया जाता है। इसका जो फर्स्ट प्लांट था जो सेटअप हुआ था वो हुआ था चेन्नई के अंदर 1904 में फर्स्ट प्लांट इसका सेटअप करा गया था सीमेंट का। और उससे पहले जो घर बनते थे वो बनते थे मिट्टी से। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मिट्टी को थोड़ा सा पानी के अंदर मिला देते हैं ना तो वो क्या होता है कि एक तरीके से आपने देखा होगा कीचड़ के फॉर्म में हो जाता है, तो उसी से है ना पहले घर बनाए जाते थे। और अभी भी गांवों के अंदर आपको बहुत सारे घर देखने को मिल जाएंगे। तो अब ये यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट आ गया, ये सीमेंट अब हर किसी को मिलने लगी, तो वहां पे मैन्युफैक्चर होकर के सभी को अच्छा हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होती जा रही ना उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद में पॉल्यूशन होता कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज के अंदर कोल को जलाया जाएगा। अब जब कोल को जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, धुआं इन्वायरमेंट में जाएगा, इन्वायरमेंट में जाने के बाद में वो धुआं आपके फेफड़ों में आएगा, आपके फेफड़े खराब होंगे। तो यही यहां पर होता है एयर पॉल्यूशन। अब ये कैसे होता है, इट इज कॉज्ड बाय द सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों की वजह से होता है। एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जिससे काफी ज्यादा होती हैं, जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। और इसके सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, सबसे पहले यहां पर होता है कि केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज जो होती है वो होती है इसका मेन रीजन। फिर सेकंड मेन रीजन होता है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होती है, ये इसके दूसरा रीजन होता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वाटर पॉल्यूशन। अब देखो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वो एक तरीके से इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी अगर वेस्ट पानी होता है तो उसको क्या करते हैं, वो नदियों में छोड़ देते हैं। अब देखो यार, नदी में छोड़ोगे उसी पानी से जब हम उसको पिएंगे तो हमारे अंदर भी वो इंप्योरिटीज आएंगी, तो वो जो वहां पर गंदगी है वो हमारे शरीर में आती है, जिससे कि हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इट इज कॉज्ड बाय द एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज जो कि हम करते हैं पानी वगैरह के अंदर। एंड सोर्सेज क्या क्या है इसके, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो गया, पल्प इंडस्ट्री हो गया, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, और ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं इनसे जो वेस्ट निकलता है उसमें काफी ज्यादा ये इफेक्ट करता है इसको। और इट इफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, जो मछलियां वगैरह हैं उनकी लाइफ को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। आपको बेसिकली याद रखने के भैया वाटर पॉल्यूशन किससे होता है और इसके क्या क्या इफेक्ट होता है इससे। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में थर्मल पॉल्यूशन। अब देखो थर्मल पॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि व्हेन द वाटर फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट एंड द फैक्ट्रीज ड्रेन आउट इनटू अ रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। जैसे कि होता क्या है कि है ना, जो आपने देखा होगा कि थर्मल प्लांट के अंदर क्या होता है कि एक पानी होता है, पानी को गर्म कर करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो वहीं पर ही क्या होता है कि कुछ प्लांट्स इतने केयरलेस होते हैं, वो अपने पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं कि वो गर्मा गर्म पानी को जो है उसी में छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पानी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है कि जो पूरी पूरी एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्ट होती है। फिर इसके बाद में इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके सोर्सेज है न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, वेपन प्लांट हो गया, इन सभी में पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसी में पानी ज्यादा हीट होता है। और इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके इफेक्ट होता है भैया कैंसर हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट होते हैं, मिसकैरेजेस वगैरह इसकी वजह से ही होते हैं। और फिर इसके बाद में आता है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन मतलब कि जो आप देखते हो कि हॉर्न मार रहे हैं लोग, काफी ज्यादा बड़ी बड़ी प्रोसेस हो रही है, वो सब होता है नॉइस पॉल्यूशन। इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, वो होते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया, जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले या फिर वीडियो के बीच में कहीं पर कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही होगी, तो वो होता है नॉइस पॉल्यूशन। फिर इसका में फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हो गए, जनरेटर हो गए, ड्रिल्स हो गए, तो ये सब जो है इनकी वजह से होता है नॉइस पॉल्यूशन। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, मतलब वो होते हैं भैया हियरिंग हो जा, मतलब कॉजेज नहीं, इसको हम लिखेंगे भैया इसके इफेक्ट्स, ठीक है, इफेक्ट्स इसको करेक्ट कर लेना। हियरिंग हो गया, इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो गया, हार्ट अटैक वगैरह इसकी वजह से ही इंक्रीज होते हैं। अब
इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, तो भैया इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये कर सकते हो, कंट्रोल ऑफ एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सबसे पहले रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने घर पर जो किचन वाला पानी है उसको अपने गार्डन में छोड़ दो और उससे अपनी गाड़ी को वॉश कर सकते हो। ये सब करके आप क्या कर सकते हो, वाटर को रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हो। फिर इसके बाद में रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लो, बारिश हो रही है तो उस पानी को इकट्ठा कर लो। फिर इसके बाद में थर्ड जो आता है वो आता है कि ट्रीटिंग द हॉट वाटर बिफोर रिलीज, और जो गर्म पानी है उसको पहले ठंडा कर दो फिर उसके बाद में छोड़ दो। इतनी जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक काम जल्दी से करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे 10th का मटेरियल आप लोगों को और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।